नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आप जैसा कि देख रहे हैं आदरणीय सुरेश पटवा जी हमारे सामने उपस्थित हैं। तो आदरणीय सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आए दिन हम देखते रहते हैं सर को विभिन्न पटलों पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के जो अलग अलग पटल हैं और सभी संस्थाओं में आपकी जो उपस्थिति है, सार्थक उपस्थिति आपकी होती है। और इतनी सारी पुस्तकें जो हैं आप सामने देख ही रहे होंगे। नर्मदा यानी अधिकांश जो पुस्तकें हैं इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं, यात्रा वृतांत से संबंधित पुस्तकें हैं, कुछ उपन्यास भी हैं, कुछ काव्य संग्रह भी हैं और अभी लघु कथा संग्रह, कहानी संग्रह भी आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे एक व्यक्ति के अंदर पता नहीं कितने सारे व्यक्ति निवास करते हैं। जैसे हम देवी का एक रूप देखते हैं कि देवी एक है और उनके इतने सारे हाथ हैं जिनसे वो बहुत सारे काम कर पाती हैं। तो सर के पास मुझे ऐसा लगता है, हम सभी को ऐसा लगता है, बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि इतना काम एक साथ कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है कि एक वर्ष में आपकी 10-12 पुस्तकें आ ही जाती हैं। आदरणीय सर स्टेट बैंक में सहायक महाप्रबंधक रहे हैं और मुझे लगता है शायद विगत वर्ष ही आप वहां से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सर, आपका जो बचपन है कहाँ गुजरा, फिर जॉब में कैसे आए, फिर साहित्यिक रुझान कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा जन्म तो अभी जो नर्मदापुरम जिला है, जिसको पहले होशंगाबाद जिला कहते थे, जी जी, जिसे कहते हैं कि होशंग शाह ने बसाया था, जो मांडू का राजा था। उसने नर्मदा पार तक आकर जीत हासिल की थी। तब होशंग ने आबाद किया था, इसलिए होशंगाबाद नाम हो गया था। जी जी जी। वहाँ पर एक सुहागपुर तहसील है, लेकिन वहाँ की भौगोलिक दशा इतनी बेहतरीन है कि बहुत कहीं होगी। वहाँ पर यदि उत्तर की दक्षिण की दिशा में जाओगे तो सतपुड़ा 10-12 किलोमीटर पर सतपुड़ा का पहाड़ है, जहाँ से झरने खिलते हैं। और 10 किलोमीटर दक्षिण में जाओगे तो नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी से 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो विंध्याचल है। विंध्याचल और सतपुड़ाओं की जो उत्तुंग सिराओं के बीच में हजारों झरने और नदियां बहती हैं। वहाँ एक सुहागपुर नाम की बस्ती है, जी जी, जो मध्ययुगीन बस्ती है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। अच्छा। हमारे पिताजी शंकर लाल पटवा पेशे से तो वो कुछ करते नहीं थे, क्योंकि पहलवानी करते थे, तो अखाड़ा चलाते थे, उसी में मस्त रहते थे, इसलिए मुफलिसी का, गरीबी का माहौल रहता था। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो ना फीस लगती थी ना कुछ लगता था। एक खाकी हाफ पैंट और कुछ शर्ट पे ही पूरा पढ़ाई कर ली हमने। लेकिन साहित्य का रुझान हमें कैसे हुआ कि सुहागपुर अंग्रेजों का एक रेलवे का बहुत बड़ा ठिकाना था। अच्छा। वहाँ पर एक रेलवे का इंस्टीट्यूट था। तो जो अंग्रेज जब चले गए 47 में, लेकिन एंग्लो इंडियंस लोग भारत में रहे, तो उसमें जबलपुर से ड्राइवर और गार्ड एंग्लो इंडियंस आते थे। तो उसमें बड़े स्टीफन ड्राइवर, एक बहुत ऊंचा पूरा स्कॉटिश था, वो आता था। उनके साथ हम लोग फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। तो वहीं पर वो उनकी एक लाइब्रेरी भी थी। तो उनकी लाइब्रेरी से हमने मतलब 5वीं तक हमने प्रेमचंद का सारा साहित्य पढ़ लिया था। अच्छा। उसके बाद वो अंग्रेजी की किताब पढ़ते थे। अंग्रेजी की किताब वो एक बार क्या हुआ कि जो स्कॉटिश ड्राइवर थे वो पढ़ रहे थे, साथ में कुछ ड्रिंक कर रहे थे। तो हमने जाके किताब के नीचे झुक कर देखा, तो उसने कहा यू वांट दिस बुक। तो हमने कुछ नहीं बोला। तो बोला कि यू मस्ट ड्रिंक दिस। उसने वो थोड़ा सा पे हमारे मुंह से लगा दिया, हमने भी एक घूंट ले लिया। उसका तो उन्होंने एक किताब निकाली, जैक लंदन की कॉल ऑफ द वाइल्ड। वो दिखाई कि देखो ये किताब है अमेरिका की, कुत्ते की जीवनी पे लिखी हुई है। तो उन्होंने हमको 4-5 बच्चों की किताबें अंग्रेजी में निकाल के दी। अब अंग्रेजी माध्यम था नहीं, लेकिन हमने कहा भाई चलो पढ़ो। हम लोग 6वीं 7वीं अंग्रेजी पढ़ते थे। वो हमने पढ़ा तो पहला समय नहीं आया, फिर हमने कहा मजा आने लगा, तो फिर अंग्रेजी की जितने वहाँ लिटरेचर था हमने बैठ के पढ़ लिया। तो वहां से हमको फिर चस्का लग गया साहित्य का एक, क्योंकि साहित्य का एक टेस्ट होता है। यदि टेस्ट नहीं है तो फिर आप उसको नहीं पढ़ सकते, ना उसका आनंद ले सकते। ऐसा हमको चस्का लगा साहित्य लिखने का, पढ़ने का। जी जी। तो इस तरह से आपने जो साहित्य के तरफ आपका रुझान हुआ, लेकिन क्या लिखना भी आपने तभी आरंभ कर दिया था या ये काफी बाद में आपने शुरू किया? होता ये था कि चिट्ठी पत्री लिखते थे, तो उसमें थोड़ा सा होता था रुझान कि हमें लगता था हम अच्छा लिख लेते हैं। लेकिन समाचार पत्रों हमने बिल्कुल कभी नहीं भेजा, क्योंकि अपन पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। अब बचपन में हॉकी खेलना, कुश्ती लड़ना, फुटबॉल खेलना, अखाड़े जाना और पढ़ाई करना,
और साथ में रोजगार में पिताजी के साथ मदद भी करना, सही है। तो वो समय नहीं मिलता था। लेकिन हमने जब सेवानिवृत्ति होने को आई तो हम इतिहास पढ़ने का शौक था। सागर में मेरी पोस्टिंग थी, अच्छा। दिल्ली रोड पर महाप्रबंधक था मैं वहाँ पर। तो वहाँ पर समय मिलता था तो मैंने इतिहास की किताबें, एक 12 वॉल्यूम है रामचंद्र मजूमदार के, बड़े विख्यात लेखक माने जाते हैं, किसी तंत्र से उनका लेना देना नहीं है। तो उनके मैंने वॉल्यूम पढ़े। तो मैंने कहा मतलब देखिए मैं लेखक कैसे बना। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे एक किताब मिलना चाहिए कि हम गुलाम कैसे हुए। और 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ वहां से लेकर 1857, ये 100 साल का मुझे संग्रहित इतिहास कहीं नहीं मिलता था। तो मैंने 4-5 लोगों से पूछा कि भाई ये कहाँ मिलेगा, तो वो किताब मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा मैं इस पर एक किताब लिखूंगा। अच्छा। 1757 से 12 जून 1757 लॉर्ड क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी की विजय हासिल की थी सिराजुद्दौला के अगस्त में। उससे लेके और 1857 में जब बहादुर शाह जफर को ये लोग रंगून शिफ्ट करते हैं तब तक पे ये उपन्यास मेरा चलता है। और पूरा वृतांत कहता है कि उन्होंने मराठों को कैसे हराया, सिखों को कैसे हराया, मुगलों को कैसे हराया, उन सबकी कहानी, उनकी क्या कूटनीति थी, उनकी क्या सामर्थ्य था, हमारी क्या कमजोरी थी। तो मैं ऐसा लेखक बन गया। मैंने गुलामी कहानी लिखा तो मुझे बड़ा आनंद आया। जैसे कि कहते हैं ना कि पुस्तक व्यक्ति का मानसिक पुत्र होता है, तो इसने मुझे वही आनंद दिया जो एक माँ को अपने संतान को पैदा करने में आनंद आता है। तो ये आपका पहला उपन्यास है? ये पहली किताब थी। फिर क्या हुआ कि एक हमने देखा यार हमारे दादा दादी भी लड़ते थे, हमारे माँ बाप भी लड़ते थे, हम भी लड़ते रहते, हमारे बच्चे भी लड़ते रहेंगे। तो स्त्री पुरुष में कुछ एक ऐसा होता है कि इनमें कुछ नोक झोंक चलते रहती है। तो उसमें हमने सिगमंड फ्राइड का स्टडी की। मतलब औरत और मर्द की फिजियोलॉजी, इमोशनलिटी, उनकी बनावट और बनावट में बहुत अंतर होता है। इस पर हमने पहले भी मैनेजमेंट की 4-5 किताबें, आई एम ओके, यू आर ओके, मैन आर फ्रॉम द मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम द वेनस पढ़ रखी थी। और फिर हमने हिंदी का कुछ किताबें पढ़ी, अर्धनारीश्वर वगैरह का। तो फिर हमने ये किताब लिखी स्त्री पुरुष। ये एक एनालिटिकल है कि मतलब औरत और आदमी किस प्रकार से एक दूसरे को सामंजस्य बिठा के, उनमें ईश्वर ने, प्रकृति ने द्वंद्व तो पैदा नैसर्गिक रूप से है ही, क्योंकि द्वंद्व नहीं होगा तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी एक रास्ता है कि उस द्वंद्व को मिठास बना के कैसे निकाला जाए। तो हमने ये दूसरी किताब लिखी, लाइफ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हस्बैंड वाइफ। ऐसा फिर बढ़ते रहे। तो इस तरह से आप, क्योंकि एक तो आपने हिस्ट्री के बारे में जाना, फिर दूसरी तरफ आप साइकोलॉजी और फिलोसफी की तरफ मुड़ गए। तो इस तरह से उसके बाद फिर आपका रुझान किस तरफ हुआ? क्योंकि मैंने मतलब जो जितना कुछ मैं जानती हूँ कि आपको यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है, जब भी समय मिलता है आप यात्रा करने के लिए निकल जाते हैं। तो शायद यही कारण है कि आपके यात्रा वृतांत ज्यादा है। तो हुआ ये कि हम पचमढ़ी के पास एक, जब आप पिपरिया से पचमढ़ी जाते हैं तो मटकुली नाम का गांव पड़ता है। अच्छा। मटकुली के बाद दैनवा नदी का ब्रिज पड़ता है, फिर वहां से एक रास्ता बाया कटता है, वो हमारे नाना के गांव जाता था। अच्छा। वो ना उसका बोलते हैं मटकुली ढाना करके। अच्छा। तो हमारी माँ बचपन में ले आती थी, हम लोग नंगे पैर दौड़ते रहते थे और जंगलों के किनारे में शेर मतलब पानी पीते रहते थे। हमको पता रहता था कि शेर पानी पीना चला जाएगा, डर नहीं लगता था। और फिर बाद में सुहागपुर में एक एंग्लो, वो ब्रिटिश थे, एंग्लो इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश थे। तो एडवर्ड डेरिक वॉन, वो हमको शिकार पे ले आया करते थे पीपा ठोंकने के लिए। तो पूरे जंगलात का हमें पता था, घूमे हुए थे नंगे पैर, भालू वालू से बचना, क्या करना, कहाँ क्या करना, बचपन का पूरा था। तो फिर हमने पचमढ़ी पे एक जेम्स फॉरसाइथ करके बड़ा लेखक तो नहीं हो गया, वो कर्नल था फौज में। अच्छा। और तोपची था वो। 1857 में उसको नागपुर से और यहाँ जाना था झांसी। अच्छा। तो वो तोप लेके चला था, तो उसने पचमढ़ी होते हुए गया था वो। अच्छा। क्योंकि सिवनी का रास्ता बंद था, होशंगाबाद का रास्ता बंद था, वहाँ आंदोलन हुए थे। तो उसने पचमढ़ी को खोज के ऊपर एक किताब लिखी है, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। वो मैंने खरीदी। फिर वो खरीद के मैंने पूरे हाईलैंड्स के, वहाँ के कहाँ कहाँ पहाड़ी हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झरने हैं, कहाँ जानवर हैं, उनके जानवरों की क्या रिवायत है, फिर वहाँ के लोग कौन हैं, गोंड हैं, कोरकू हैं,
उसको फिर मैंने घूम के, अच्छा हम पिपरिया में मेरी पोस्टिंग रही थी, तो पचमढ़ी के चप्पे चप्पे से हम वाकिफ हैं। हाँ। क्योंकि दोस्तों के साथ हम जाते थे वहाँ पर। स्टेट बैंक को तो आप लोग जानते हैं, सभी लोग पसंद करते हैं। तो स्टेट बैंक में वहाँ हमको लाइब्रेरी थी, वहाँ से किताब मिल जाती थी और पीने के लिए थोड़ी अंग्रेजी शराब मिल जाती थी। ये दो सुविधाएं मिलती थी हमको। दोस्त यारी में है तो हम लोग 15-15 दिन जंगलों में घूमते रहते थे। अच्छा। तो फिर हमने पचमढ़ी लिखी। फिर हम नर्मदा परिक्रमा को गए। हमने 2 नर्मदा खंड परिक्रमा की है। तो उसका इसमें वृत्तांत है कि नर्मदा परिक्रमा में आश्रम में रहना है। एक जोड़ी कपड़े लेके जाते हैं, डेली धोते हैं, डेली पहन लेते हैं और जंगल में ही रहना पड़ता है हमको और आश्रम में रहना पड़ता है। जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। कुछ ड्राई फ्रूट रखकर याद हुआ। तो उसका वृत्तांत नर्मदा परिक्रमा की। तो फिर हमने नर्मदा की घाटी का इतिहास के साथ ये नर्मदा पर किताब लिखी। इसके बाद हमको कई लोग बोलते हैं गोंडवाना क्या है, महाकौशल क्या है, क्योंकि गोंडवाना महाकौशल कहीं न कहीं गुम हो गया है। तो इसका इतिहास हमने पढ़ा। एक डॉक्टर सुरेश मिश्र की 2 अच्छी किताब थी इस पर, गोंडवाना के इतिहास पर, उसको पढ़ी। तो फिर हमने महाकौशल गोंडवाना का भूला बिसरा इतिहास, इसमें रानी दुर्गावती और उनके पूर्वजों का वृत्तांत और राजाओं का वृत्तांत और गोंडवाना राज्य जो 52 गढ़ थे कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे और वो कैसे राज्य करते थे, उनकी क्या व्यवस्था थी, पैसे उनका कैसे विनाश हुआ, खासतौर से मुगलों के आने के बाद। फिर हमने सतपुड़ा की पैदल परिक्रमा की है। अच्छा। अमरकंटक से लेकर और बुरहानपुर तक। अच्छा। वहां पर हमने कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी मोटरसाइकिल पहले या अभी हमने 40 साल में जब हमारी पोस्टिंग रहती थी तो हम निकल जाते थे, मोटरसाइकिल लिए निकल गए। तो वो सब हम लिखते गए। तो मतलब आपकी जो पुस्तकें हैं वो पुरानी यादों पर भी, पुरानी यादों पर भी हैं, पुरानी यात्राओं पर भी हैं। उस पर फिर हमने सुरम में सतपुड़ा अलौकिक वन सौंदर्य वो हमने लिखी। ऐसा काम चलते रहा। अच्छा। तो और एक ये भी है, ये भी शायद यात्रा वृत्तांत, ये भी यात्रा वृत्तांत है हमारा। ये क्या है कि पहले हम लोग 8 दोस्त थे और 4 मोटरसाइकिल पे हम लोगों ने पूरा हिमालय घूमा था। अच्छा। सिक्किम, भूटान, नेपाल, ऐसा पूरा हम लोग मोटरसाइकिल से यहाँ से हम लोग भोपाल सागर, सागर छतरपुर से रीवा से बनारस और बनारस से मुगल सराय होते हुए पूर्णिया से गया से पूर्णिया और पूर्णिया से इस्लामपुर से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से फिर भूटान चले गए हम, थिम्फू, और वहां से लौटे तो सिक्किम चले गए और मोटरसाइकिल से। अच्छा। और सिक्किम से फिर हम नीचे उतरे तो बागडोगरा एयरपोर्ट है। उस बागडोगरा एयरपोर्ट से नेपाल में लोग, ऐसा आड़ा है हिमालय में, हम आड़े में घुसे, लोग से यहाँ से जाते यहाँ से उठ जाते हैं। तो एक हेट्रोडा करके जगह थी, वहाँ गए। उस दिन अष्टमी का दिन था तो वहाँ तो हिंदू राष्ट्र है, हर घर के आगे सामने बलि दी जा रही थी। हमने ऐसा देखा। और फिर वहां से हम लोग सीधे हेडक्वार्टर से आगे बढ़े, काठमांडू गए, काठमांडू से नीचे उतरे, फिर हम यहाँ नीचे आए अपना अयोध्या से यहाँ गए। फिर दूसरी यात्रा फिर हमने उधर से की थी अपना लद्दाख की उसकी। ऐसा तो इसमें एक पूरा वृत्तांत है हमारा, मतलब जो हिमालय में जो हमने यात्राएं की हैं उसका वृत्तांत इसमें आता है। अच्छा। पर ये यात्रा मुझे लगता है आपकी सबसे अनूठी यात्रा रही, क्योंकि उस जगह पे तो ठंड भी काफी होगी और फिर मोटरसाइकिल से, क्योंकि रास्ते भी ऐसे क्या था, एक जगह रास्ता नहीं था। जब हेट्रोडा जाना था हमको, तो दार्जिलिंग से हम लोग चले तो कोई रास्ता नहीं था। तो करीब हमको 40 किलोमीटर 12 घंटे लगे चलने में। 40 किलोमीटर रास्ता नहीं था तो पत्थरों पर चक्के चलाते हुए, ऐसा मतलब अजीब कार्रवाई थी। और मौसम भी तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है ना, मौसम तो कभी बारिश हो जाए कभी कुछ आए, भरोसा नहीं रहता। अच्छा। तो ये आपके सारे यात्रा वृत्तांत हैं। अब उसके बाद फिर अचानक लता जी की याद कैसे आ गई आपको? लता जी क्या हुआ कि हम बॉम्बे में मेरी पोस्टिंग थी, तो एक इच्छा होती थी कि यार एक बार लता जी से मिलने। वो ऐसा इतना भव्य व्यक्तित्व है, किसी की भी इच्छा हो सकती है। सही बात है। तो वहाँ उनका जो घर था वहाँ पर भीड़ लगती थी, तो एक बार उन्होंने आके हाथ दिखाया तो बस उतने दर्शन किए, मिलना जुलना तो होता नहीं। तो हम बस वहीं से पैदल फिर चर्चगेट स्टेशन आ रहे थे, तो रास्ते में पुरानी किताबों की दुकान थी, तो हमने लता की 2-3 पुरानी किताबें हमको मिल गई, उनके बारे में किसी लिखी थी।
तो वो हमने एक किताब तो हमने करीब 150 पेज की थी, वो 3 घंटे में हमारी लोकल पढ़ी, लोकल चल रही थी, 3 घंटे में उसको उड़ा दी। हमारे पढ़ रीडिंग हैबिट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, वो हमने उड़ा दी। तो फिर हम पढ़ा तो मैंने कहा यार ये व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व पे हालांकि मेरा लिखने का मन तो नहीं होता, क्योंकि व्यक्तित्व लिखना एक छोटी चीज होती, लेकिन इतना महान व्यक्तित्व। तो वो जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उसके 3 दिन के अंदर मैंने बैठ के किताब लिख दी थी। क्या बात है। और इसके चैप्टर अलग हैं। अच्छा। देखिए, मेरी बात, दिल से, धुंधली यादें, किस्सा रस, विवादों के साए, गीत संगीत की लंबी पारी, सराहना का सर्वोच्च शिखर। और सबसे पहले मैंने ये कविता उनकी लिखी थी, उस पर से मेरी दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, थोड़ा सा जुकाम भर था, थोड़ी सी खांसी भी, छींक भी रही थी। फिर अचानक खाने से रुचि होने लगी, माया छूटने लगी, नींद टूटने लगी, कुछ गुनगुनाती थी, यादों को बुलाती थी। बाबा आ गए बहुत दूर से, बोले गुनगुनाओ, अलाप भरो, गुनगुनाओ, ठीक से गाओ, गुनगुनाओ। क्या कहा, गाते नहीं बन रहा, 13 की छोड़ी थी, 93 की हो गई, 3-13 में ना पढ़ो, यहाँ आ जाओ। है देव रास्ता देख रहे हैं, जब से गई हो स्वर्ग सूना है, कोई सितार नहीं सजा, कोई मृदंग नहीं बजा। शिव हरि सचिव मदन शकील मजरूर रवि किशोर सैलेन हसरत सब यही हैं, बाकियों को भी यही आना है, जिंदगी तो बहाना है, यही पक्का ठिकाना है। सुर भी है, साज भी है, लय भी है, ताल भी है, गीत भी तैर रहे हैं, गजल भी उदास है, तबले रो रहे हैं, साजिंदे सो रहे हैं, बस तुम आ जाओ, बाबा की चिड़िया उड़ गई फुर, हम रोते रह गए बासंती बयार में, गम के सागर हम पीते रह गए, हम रीते रह गए। इसके बाद मुझे लगा यार ये तो मैं किताब लिख सकता हूँ, तो 3 दिन में। क्या बात है। और फिर अचानक चलते चलते आपने ऐसी एक किताब रच दी जो कि खुद अपने आप में एक इतिहास है, हिंदू प्रतिरोध गाथा। इसके बारे में बताइए। हिंदू प्रतिरोध गाथा के बारे में क्या है कि जैसे कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक कार्ड खेलती रहती हैं। हाँ, वो तो राजनीति का नियम ही है। हाँ, नियम कार्ड खेलते रहती है, वो ना खेले तो क्या करें, राजनीति करने का धर्म ही है। धर्म ही है जी। तो मन में ये विचार आया कि ये कहते हैं कि आपने इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया, हिंदुओं ने प्रतिरोध किया है। तो हमने फिर रिसर्च की, चचनामा बुलाया, शुरू से लेके 712 से लेके बल्कि 710 से, जब पहला अरेबियन अटैक हुआ था बॉम्बे पर, तब से लेके फिर हमने इसको खोजना शुरू किया। कुछ किताबें लाइब्रेरी में बुलाई, कुछ इंस्टीट्यूट में जाना पड़ी, कुछ माधवराव सप्रे संग्रहालय गए, वहां से फिर हमको मिला कि ये इतिहास पूरा कि जो प्रतिरोध का स्तर क्या था। ठीक है, इस्लामिक ऑनस्लाफ्ट था, वो जीते, उन्होंने राज्य कायम किए, मध्य युग में उनका राज्य था, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार हिंदुओं ने प्रतिरोध किया है, और उस प्रतिरोध के कारण ही इस्लाम यहाँ आकर रुक गया, उसका घोड़ा यहाँ रुक गया, वरना उसने पूरा मध्य पूर्व और पूरा आधा अफ्रीका और पूरा ईरान बदल के रख दिया था। यहाँ रुकने का वही था कि हिंदू को जो सख्त प्रतिरोध था वो खाली शस्त्र के स्तर पर भी था और शास्त्र के स्तर पर भी था। शास्त्र के स्तर पर कैसा था, आप देखोगे मुगल काल में ही शास्त्र सबसे महान रामचरितमानस अकबर के समय लिखा गया, सुख सागर अकबर के समय लिखा गया, मीराबाई का ग्रंथ अकबर के समय लिखा गया। तो शस्त्र और शास्त्र वो हमने इसमें लिखा, हिंदू प्रतिरोध गाथा। और तलवार की धार, ये इसके बारे में भी कुछ ये क्या है कि हम स्टेट बैंक के नौकर थे, क्लर्क ज्वाइन किया, बाद में अफसर बने, तो हमने देखा कि एक स्टेट बैंक इतना महान क्यों है। तो इसके पीछे एक व्यक्ति की सुविचारित नीति रही है, वो थे R.K. तलवार, राजकुमार तलवार। वो 1943-44 में प्रोबेशनरी ऑफिसर बने थे। वो रहने वाले तो झेलम नदी किनारे के पंजाब के पास के थे, पुराना पंजाब पाकिस्तान में चला गया हुआ, लेकिन वो इतने स्ट्रीट फास्ट थे, इतने सख्त ईमानदार थे, लेकिन व्यावहारिक थे। स्टेट बैंक की जो भी परिचालन की नीतियां हैं आज भी उनकी बनाई हुई हैं, उनकी चलाई हुई हैं। अच्छा। और वो खाली मैनेजमेंट नहीं करते थे, वो एम्प्लॉइज की भावना की कद्र भी करते थे। एक उदाहरण दूंगा, उन्होंने एम्प्लॉय समझौता करके स्ट्राइक खत्म करवाई, तो उस समय वित्त मंत्री थे मुरारी देसाई, जो बहुत सख्त माने जाते थे। उन्होंने सुबह 8 बजे फोन किया उनको कि मिस्टर तलवार, मैंने सुना है कि आपने समझौता कर लिया। बोले हाँ सर कर लिया। तो बोले जो हड़ताल पर गए थे उनको आपने निकाल के बाहर किया, उनको आपने नौकरी से निकाला? बोले नहीं निकाला, मैंने उन्हें समझौता किया। तो बोले मैं नहीं, बोले ये तो ठीक नहीं है, मैं आपको निकाल दूंगा। बोले आप मुझे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बदलूंगा।
वो जानते थे कि भाई एम्प्लॉय की बात सुने बगैर आप मैनेजमेंट को नहीं चला सकते, क्योंकि वो गहराई से चीजों को जानते हैं और उनको साथ लेके चलना पड़ता है। तो उनके जीवन को आधार बना के सैद्धांतिक प्रबंधन की साहसिक दास्तान, वो इंदिरा गांधी से भी टकराए थे, मोरारजी देसाई से भी टकराए थे, बाद की सरकारों से भी टकराए, लेकिन उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थाएं स्वायत्त होनी चाहिए और एजुकेशन संस्थाएं स्वायत्त होनी चाहिए, तभी ये किसी काम की देश के हित साथ सकती है, नहीं तो सब राजनीतिक गुलाम हो जाएंगे। सही बात इस पर हमने फिर लिखा था। अच्छा। और ये पलक गाथा, ये हमारे जो सुहागपुर जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पलक मदी नदी बहती है। अच्छा। उसमें हमने बहुत अंडर राउरी खेले हैं, बहुत टुक्के लगाए हैं बहुत। तो सुहागपुर का इतिहास मध्य युग से शुरू होता है। तो वहां पर एजुकेशन शुरू करने वाले कलेजे के डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान थे, उनको नायक बना के हमने एक उपन्यास लिखा है पलक गाथा से, कि मध्य युग में बस्तियां कैसी बस रही थी, एजुकेशन कैसा आ रहा था, खेलों का क्या हो रहा था, उनका विकास क्या हुआ, फिर आंदोलन में क्या कैसी भूमिका छोटे शहरों की रही, और उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक के ऊपर एक कथानक बना के हमने इस पर सुहागपुर पे बसा कैसे, बस्तियों के नामकरण कैसे हुए, अच्छा। लोग कैसे होते थे, लोग कैसे बदलते गए, सिंधी आए वो कैसे उस समाज में समा गए, 47 में सिख आए वो सिख कैसे समा गए, फिर वहाँ पर कलारों की बस्ती थी, कलार अंग्रेजों से मिले हुए थे, वो एक कथानक लेके फिर हमने इसको पलक गाथा पढ़ा। तो ये और ये हमारी एक कहानी संग्रह एकमात्र, ये कहानी संग्रह, इसमें बाकी कहानी तो है, लेकिन बाद में हमको लगा कि यार फिल्मी दुनिया की जो प्रेम कहानियां हैं इनमें भी बड़ा रस है भाई। बाकी में तो एक गरीबी अमीरी का पुट रहता है ना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इनके पास तो पैसा था, ग्लैमर था, सफलता थी, फिर इनका प्यार सफल क्यों नहीं हुआ, मतलब रियल लाइफ में। तो फिर हमने खोजा कि जैसे दिलीप कुमार मधुबाला के बीच में क्या प्रॉब्लम आई थी, मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच में क्या प्रॉब्लम, उस पर हमने फिर इसमें से 5-6 कहानियां उनकी दूसरे भाग में शामिल की है। अच्छा। बॉलीवुड की प्रेम कहानियां, इसमें एक ये त्रासद अंत दिलीप कुमार मधुबाला किस्सा, तो उसकी अंदरूनी बातें क्या थी कि जैसे एक सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी है कि जब दो लोग प्यार में पड़ते हैं तो जो प्यार कराने वाली नागिन है, नाग को यहाँ पर देखिए आपकी यौवन के प्रतीक रूप में शास्त्रों में माना जाता है कि वो यौवन भावना का प्रतिनिधित्व करता है नागिन। तो नागिन दो मुंह वाली है, जब दो लोग प्रेम में पड़ते हैं तो नागिन उनके प्रेम करने वाले मुंह को खुला छोड़ देती है और एक मुंह को दबा कर रखती है, लेकिन जब उनके बीच में व्याधि आती है, मनमुटाव होता है, तो प्रेम वाले मुंह को दबा देती है और उनके घृणा वाले मुंह को खुला छोड़ देती है। तो जिस मात्रा में जो किसी को प्यार करता है उसी मात्रा में घृणा भी करता है। तो इस भावना से लेके फिर हमने इनके फ्राइड की थ्योरी पर फिर 4-5 लोगों। आदरणीय पटवा जी की 18 कृतियां हमारे समक्ष उपस्थित हैं और बहुत जल्द ही सर की और भी ढेर सारी कृतियां आएंगी, क्योंकि आपका जो रफ्तार है पुस्तकों के प्रकाशन की इन सभी से तो हम लोग मतलब वाकिफ ही हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आगामी आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, भविष्य की योजना क्या है और कौन कौन सी पुस्तकें हमें देखने को मिलेंगी, पढ़ने का अवसर मिलेगा। देखिए, कुछ लोग आप भी 1-2 बार पूछ चुके हैं, कुछ लोग पूछते हैं आप इतना फास्ट कैसे लिखते हैं। पहले मैं उसको क्लियर कर दूं जी कि रिटायरमेंट के बाद 10-11 साल हो रहे हैं, मेरे जीवन में पढ़ाई और लिखाई के अलावा मैं कोई काम नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखिए यदि एक दिन में आप 10 पेज लिखते हैं और 365 दिन में 300 दिन लिख रहे हैं तो कितने पेज लिख लेंगे? 300 पेज की एक किताब होती है, तो कितनी किताब लिख लेंगे? 10 लिख लेंगे ना। तो कोई बहुत अजूबा नहीं कर रहा हूं मैं, 8-10 किताब एक साल में निकाल रहा हूं तो, लेकिन मेरा कमिटमेंट है कि मैं 10 पेज लिखूंगा। और साथ ही साथ आपका पुराना भी जो मतलब यादें और मटेरियल जो है वो भी इसमें साथ बहुत सारा बेस तो वही है, बेस वही है कि जिंदगी के 50 साल में जो इंग्लिश हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, शेरो शायरी जो पढ़ी है वो तो है ही, लेकिन मैं क्या करता हूँ जब मुझे किसी सब्जेक्ट पर लिखने से, मैंने अभी गालिब पर उपन्यास लिख के पूरा किया है, तो गालिब की करीब 20 किताबें मैंने पढ़ी है। दस्तंबू एक किताब नहीं मिल रही थी, वो 3 रोज पहले मेरे पास आई है, रखी हुई है। दस्तंबू क्या है कि वो 1857 गदर में उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसको दस्तंबू का मतलब होता पुष्पों का गुच्छा।
अच्छा। वो रानी को भेजना चाहते थे, तो वो दस्तंबू मसनबी नहीं मिली, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे को दिन में 1-2 घंटे मेरी पढ़ने की आदत है। उसको पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद उनको एक तरफ रख देता हूँ। तो पुराना जो मस्तिष्क में है और जो नया पढ़ा है वो मिला के, और कहीं भूल रहे हैं तो उसमें से देख लेते हैं, फिर मैं ओरिजिनली मौलिक रूप से लिखने बैठता हूँ। तो उसमें एक धारा प्रवाह बनता है जो, तो 8-10 पेज लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो आपके पास तो रिसोर्स मटेरियल बहुत सारा हो गया ना, बहुत सारी किताबें होंगी आपकी, जैसे एक लाइब्रेरी ऊपर है, यहाँ 300-400 किताबें यहाँ रखी हुई है। क्योंकि मतलब मेरे पास पुराना भारतेंदु हरिश्चंद्र का पूरा समग्र है, कबीर का समग्र है, तुलसी का समग्र है, सब समग्र है पर्सनल कलेक्शन में। तो उनमें रेफरेंस अपने को लगता है। अब मेरा सिर्फ ये एक तो काव्य संग्रह आ रहा है मेरा, 100 से अधिक कविताओं का, 123 कविताओं का ये आ रहा है, ठीक है। और दूसरा मेरा अब ये आ गया मेरे पास। और दूसरा मैं ये करता हूँ कि मैं किसी से टाइप नहीं कराता, मैंने आईफोन का उपयोग करता हूँ, सब उसी पे लिखता हूँ, खुद ही चेक करता हूँ, तो स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कम से कम। दूसरा मेरा ये कि है व्यंग संग्रह, और तीसरा है लघु कथा संग्रह। ये तो मेरे प्रिंट में जा रहे हैं, 1 हफ्ते में चले जाएंगे। मतलब ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें आपने प्रयोग ना किया हो, सृजन ना किया हो, जो जिससे आप वाकिफ ना हो? हाँ, नाटक नहीं लिखा, नाटक नहीं लिखा मैंने अब तक, बाकी लिख रहा हूँ। इसके बाद गजल संग्रह आएगा। लेकिन जैसा ही कहावत है कि यदि लेखक अपनी जड़ें समान अंतर फैलाएगा तो एक कम ऊंचाई पे जाएगा, और यदि 1-2 विधा को पकड़ लेगा तो ऊंचाई पे ज्यादा जाएगा। ये बहुत स्वाभाविक बात है, मुझे पता है। तो मैं ये सब करने के बाद में, 1-2 करने के बाद में, मैं सिर्फ कहानी उपन्यास पर अब आगे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। जैसे गालिब का उपन्यास मेरा कंप्लीट है, एक यूनियन उपन्यास मेरा 80% कंप्लीट है। जो बैंकों में यूनियन होती है और मैनेजमेंट होती है, इनमें किस प्रकार के दाव पेंच होते हैं, किस प्रकार के दरबार होते हैं, संबंध लगते हैं, अटैक कैसा होता है, बचाव कैसा होता है, फिर समझौता कैसा होता है, उस पर एक रोचक उपन्यास में यूनियन लिख रहा हूँ। तो एक वो हो गया, एक वो हो गया। ऐसे अब मैं सिर्फ उपन्यास और कहानी पर ही काम करूंगा। मैं महाभारत ले आया था जब वहाँ गया था अपने गोरखपुर, नेपाल से लौट रहे थे, तो महाभारत पढ़ रहा हूँ। महाभारत में बहुत मसाला है। उसके बाद कुछ हो सकता है पौराणिक के उपन्यास एकाध मेरे अंदर से आए, खास तौर से। तो अब मैं उपन्यास और कहानी पर ही कंसंट्रेट करने का सोच रहा हूँ। हो सकता है 24 में मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो, है कि अब मैं बाकी लेखन छोड़ के कि अब मैं सिर्फ 2 चीजों पर कंसंट्रेट करूंगा, उपन्यास और कहानी। कि आपका जो समय प्रबंधन है उसके कुछ टिप्स हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनवरत लेखन, पठन पाठन और हर संस्था में उपस्थिति ये लगातार ही चलती रहती है। तो इन सारी चीजों, क्योंकि यदि जो व्यक्ति समय का जो बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन कर सकता है वो सारे काम निर्विघ्न निर्बाध रूप से कर पाता है, तो इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिएगा। देखिए मनु जी, किसी भी सृजन के लिए आदमी को देह से स्वस्थ और मन से प्रसन्न होना चाहिए, तभी उसके दिमाग में नए नए विचार आते हैं। यदि वो उसका कहीं परेशान है, बीमार है, क्लांत है, तो वैसे ही से अपने आप से परेशान रहेगा, दूसरों को परेशान करेगा। तो स्वस्थ रहने के लिए मैंने बचपन से नियम मैंने बनाया, जिसको आज सुबह तक पालन किया है, कि 4-5 किलोमीटर घूमना और महीने में 4-5 किताब पढ़ना। अगले महीने के बजट में देखिए, ये मेरी दस्तंबू, ये देवकीनंद खत्री का उपन्यास है काजर की कोठरी, और राम मनोहर लोहिया की किताब है भारत विभाजन के गुनहगार, और यात्रा वृत्तांत राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा। ये मेरे इंटरेस्ट की है, और चूंकि मैं यात्रा वृत्तांत एक पूरा कर रहा हूँ अभी, उस पर इसमें से कुछ चीजें बहुत सीखने को मिलेंगी। और हिंदी सिनेमा के इतिहास पे मेरी एक किताब आ गई है, वो यहाँ पर नहीं आ पाई है। हिंदी सिनेमा के इतिहास का प्रथम भाग आ गया है, दूसरा भाग मैं लिख रहा हूँ हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग, उसमें कालजयी कलाकारों की दास्तान है, और तीसरे में सुर संगीत की महफिल। उसके लिए मैंने एक किताब बुलाई है रागगिरी, कि गीतों की जो राग का आधार रहता है, तो किसी भी राग पे गीत नहीं बनाया जाता, लेकिन राग का आधार रहता है, तो उससे समझने के लिए ये किताब। तो पढ़ने के लिए आपकी स्मृति में, कोश में कुछ होना चाहिए, और कुछ नया जोड़ना चाहिए, फिर कुछ नया निकालना चाहिए। तो मैं 5 बजे उठता हूँ, सृजन करता हूँ, घूम जाता हूँ, फिर आता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर 11 बजे से लेके मैं 1-1:30 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर 1-1:30 बजे पढ़ने के बाद में फिर 3-4 बजे तक फिर मैं फिर लिखता हूँ, वो शाम को फिर घूमने निकल जाता हूँ।
यदि कहीं प्रोग्राम हुआ तो घूमने की जगह वहां चले गए, इसलिए प्रोग्राम मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, ना टाइम खाते मेरा। भाई आप यहाँ घूमने जा रहे हो, दोस्तों से गप्पा रहे हो, बगीचे में बैठे हुए हो, किसी अनजान लोगों से बातें कर रहे हो, बहुत सा मसाला मिलता था जिंदगी के लिए, तो वहां नहीं गए तो वहां चले गए। इसलिए कार्यक्रम जाना मेरे लिए कोई बाधा नहीं बनता। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखता हूँ जो कार्यक्रम यदि काम के नहीं है मैं छोड़ सकता हूँ। यदि मुझे इस मामले में बनिया हूँ कि मुझे यदि कुछ मिल रहा है या रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो रही है या कुछ अच्छे लोग जो मेरे डेली मिलने वाले हैं, महीने मिलने वाले हैं, वो मिल रहे हैं, उनको देख लिया हम खुश हो जाते हैं, हमें देख लिया वो खुश हो जाते हैं। क्योंकि ये भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा नशा होता है कि हम अपने लोगों से मिलें, ये जीवन होता है। तो इस प्रकार से मेरा समय बर्बाद नहीं जाता। जो घूमने का समय मैं वहाँ पर काव्य गोष्ठी में या किताब के प्रवचन में चला जाता हूँ। और रात को लेकिन 10 बजे सो जाता हूँ। अच्छा, 10 बजे सोना नियमतः सो जाता हूँ। 7, 8, 7:30 खाना खा लेता हूँ। 10 बजे सो गए तो अपने आप 5 बजे नींद खुल जाती है। बीच में एक आध बार बुढ़ापे के हिसाब से उठना पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5, 5:30 बजे मेरी नींद खुल जाती बिना किसी अलार्म के। अलार्म लगाओ तो भी खुलेगी, नहीं लगाओगे तो भी खुलेगी। बॉडी क्लॉक सेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात है। तो आज हमने बहुत सारे राज आपके जीवन के जाने, आपके लेखन जो है, लेखन क्षमता कैसे विकसित की, धीरे धीरे साहित्य की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ। साहित्य में एक ही विधा नहीं, अनेकों विधा में एक साथ आपने कि बहुत सारा जो सृजन किया है उसको जानने का हमें मौका मिला। और भविष्य में आपकी सारी योजनाएं जो हैं वो फलीभूत हों, इसकी ढेर सारी हम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। और बहुत सारे सम्मानों से भी आपको सम्मानित किया जा चुका है। खासकर मुझे लगता है ये वाला वर्ष जो है ये तो आपके लिए बहुत ही फलदायी रहा है। कुछ सम्मान के बारे में भी बताइएगा। सम्मान का देखिए ऐसा है कि 2 प्रकार के लेखक है, कुछ सम्मान के लिए लिखते हैं, कुछ लिखते हैं इसलिए सम्मानित हो जाते हैं। हाँ जी। ये कैटेगरी हम देखते हैं। अच्छा। चलता है। कुछ सम्मान के लिए ही लिखते हैं। अच्छा। है ना, वो सम्मान मतलब उसकी बकायदा इसको हिंदी में कहें जुगाड़ लगाते हैं। अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं करता जी। मैं तो लिख देता हूँ, क्योंकि उस रचना को रचने में जो आनंद आता है और उसके बाद मेरे पास जो फीडबैक आता है, कभी फोन आ जाता है, अरे साहब हमने सगर माथा समंदर पढ़ी, क्या लिखी आपने, अरे साहब स्त्री पुरुष लिखी, मजा आ गया। तो इससे बड़ा सम्मान क्या होता है एक लेखक। सही बात है ना। लेखक के लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। हाँ, बस लिख देता हूँ। सम्मान मैंने, क्योंकि सेवानिवृत्ति के समय मैंने एक निर्णय किया था जिसपे अभी तक तो कायम हूँ, छोटे मोटे हादसे के अलावा, कि पैसा, प्यार, प्रशंसा, पुरस्कार, इन सब चीजों से मैं दूर रहूंगा। हाँ, लेकिन स्वाभाविक आते हैं तो ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो फिर आप जानवर हो जाओगे। आपको पैसा भी नहीं चाहिए, प्यार भी नहीं चाहिए, पुरस्कार भी नहीं चाहिए। तो स्वाभाविक आते हैं तो ले लेता हूँ भाई, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप समाज के हिस्से हो, कोई प्रशंसा कर लो, लेकिन इनके पीछे भागना नहीं है। मैं अपना रचना धर्म अपना, क्योंकि रचना धर्म है, मैं उसको अपने हिसाब से करता रहता हूँ और करता रहूंगा। और लेकिन क्या होता है कि जब आप कहीं सम्मानित होते हैं तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वो मतलब हालांकि आप स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी जो महसूस कर रहे हैं, और जिसका ही ये फल है कि आप अलग अलग दिशा में अलग अलग तरह के इस तरह के सृजन कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश साहित्यकारों को हमने देखा है, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की जो होती है ना, या तो इतिहास में ही लिख रहे हैं या फिर काव्य के, या मतलब गद्य एक विधा पकड़ ली, पद्य में एक विधा पकड़ ली। लेकिन आपका सिद्धस्थ होना ये दर्शाता है कि आपके मन में एक साहित्यकार बसता है, और उस लेखक या उस साहित्यकार के अंदर वो सृजनात्मक क्षमता है कि आप किसी भी विधा में लिखवा लें, बस आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो विविध आयामी होता क्या है कि हमने जैसे कि एक 7 years इन तिब्बत एक हेनरिक हैरर की किताब पढ़ी थी। उसके बाद राहुल शंकराचार्य की सारी यात्रा वृत्तांत पढ़ लिए, उनका अथातो भ्रमण जिज्ञासा पढ़ा, तो वो इतिहास पढ़ा, साहित्य पढ़ा, उपन्यास पढ़े, कहानी पढ़ी, तो वो सब तो है भाई मस्तिष्क में। यदि हम एक ही लाइन पकड़े होते तो हम उसी लाइन पे जाते। हमें लगता है कि वैविध्य जीवन का नियम होता है, कि आप विविधता में ही जीवन को बनाते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कोई सीमा रेखा नहीं बांधी कि हम गजल ही पढ़े। हाँ, इसका एक नुकसान होता है
कि गजलकार मुझे गजलकार नहीं समझते, कवि मुझे कवि नहीं समझते, कहानीकार मुझे कहानीकार नहीं समझते, उपन्यासकार मुझे उपन्यास नहीं समझते, क्योंकि उनको ऐसा ढांचा कि एक ही लाइन में आएगा तब इसको मान्यता देंगे। तो ये सब चीज़ है, मुझे वो दिक्कत नहीं है किसी लाइन में जाने का, क्योंकि मेरी देखिए, जब सतपुड़ा के पर्वत पर बारिश होती है तो एक ही झरना नहीं बनता, हजारों झरने खिलते हैं, हजारों झरने बढ़ते हैं, हजारों दिशा में जाते हैं। तो मैं क्यों एक विधा में जाके रुक के बंद के बैठ जाऊं? ये मेरी कोशिश है। और जीवन का आनंद तो उसी में, जैसे हम जीवन में देखते हैं विविधताएं होती हैं, कुछ एक मतलब आपके जैसे खुद के रिश्ते हैं, बच्चों से अलग है, पत्नी से अलग है, दोस्तों मायके वालों से अलग है, ससुराल वालों से अलग है, दोस्तों से अलग है। हर पहलू में आपका किरदार अलग होता है। तो आपका जो दिमाग है उसका जो सृजन है वो भी यदि उसमें भी स्विच ऑन स्विच ऑफ सिस्टम होना चाहिए। सही बात है। तो ये जो बांध के रखते हैं, मुझे लगता है कि एक हमें एक कंडीशनिंग कर दी गई है कि भाई ये एक खांचा है और इसमें यदि आप हैं, क्योंकि कहा भी जाता है हर फन मौला हर फन अधूरा, पर ऐसा नहीं होता है। हर फन मौला व्यक्ति हर फन में अधूरा हो, ऐसा नहीं होता है। और क्योंकि वो विरले लोग ही होते हैं जो कि इस कहावत को असत्य सिद्ध करते हैं, और आप उनमें से एक हैं। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मुझे ये सुअवसर आपने प्रदान किया। और ये जो बात है, हमारी वार्तालाप है, इसका जो आनंद है हमारे दर्शकों को भी मिलेगा, इसी आशा के साथ में बहुत बहुत